आए जी सर, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर के दो स्पेशल एक एरियाज रह गए थे हमारे, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे जी। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल को लेकर चलता हूं, और ये वही मिसाल है जो कि मैंने कल यूज़ की थी। मैंने कहा था कि लेट्स एज्यूम कि हमारा एक प्रोडक्शन प्रेमिसेस है, एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है, और उसकी फिक्स कॉस्ट बेटा पूरे साल की या पूरे एक पीरियड की कितनी है, 1 लाख। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिर्फ रेंट ही है, उस पूरी फैसिलिटी का एक रेंट है और बस वही फिक्स कॉस्ट है, आसानी के लिए एज्यूम करते हैं, और वो कितना है, 1 लाख रुपया। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 10,000 यूनिट्स बनाने की। बेटा अगर तो मैं 10,000 यूनिट्स के अंदर अंदर रह के काम कर रहा हूं तो ये मेरी कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, चाहे मैं क्या बनाऊं, 10,000 यूनिट्स, चाहे 1 यूनिट, चाहे 20 यूनिट्स, चाहे 5,000, जो मर्जी करता रहूं, ये कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। तो इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस पर्टिकुलर एरिया से। ये देखो, जब तक ये देखो मैंने अलोंग एक्स एक्सिस क्या प्लॉट किया है, एक्टिविटी लेवल यानी यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट। ठीक, अगर मैं 10,000 तक रहता हूं तो ये देखो फिक्स कॉस्ट कितनी रहनी है बेटा, 1 लाख। इधर देखें ना, 1 लाख। ठीक, और यहां पे इसको ड्रॉप करना चाहो तो कर दो, ताकि हम जरा देख लें कि प्रोजेक्ट करके कि ये आप किसको रिलेट कर रहे हो, 10,000 यूनिट्स को। लेकिन अब अगर एज्यूम करें, मैंने कल कहा था कि अभी करंटली लेट्स एज्यूम के जी आप कितना प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो करंटली। मैंने एक मिसाल ली थी वैसे 4,000 की, लेकिन चले हम कहते हैं कि मैं अभी करंटली 6,000 यूनिट्स पे काम कर रहा हूं। तो ठीक है, अभी का मामला ये है। नाउ लेट्स एज्यूम कि अचानक से आपको ऑर्डर रिसीव होता है, और वह कितने का ऑर्डर रिसीव होता है, 10,000 यूनिट्स का। अब मुझे खुद बताएं, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रेमिसेस इस काबिल है कि मैं इस ऑर्डर को सारे को मीट कर सकूं? नो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बेटा कितनी है, 10,000। आपको तो एक एडिशनल ऑर्डर रिसीव हो गया है, आपको तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई है कि 10,000 यूनिट्स मजीद मैन्युफैक्चर करने हैं। तो आपकी तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 16,000 यूनिट्स बना सकें। लेकिन ज़हन में रखें, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे नहीं चलती कि अगर उनको ऑर्डर आया है नया और फैसिलिटी एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ गई है तो बस उतनी ही एक्सपैंड करें, वो इतने कुछ मार्जिन के साथ अपनी फैसिलिटी को ऐड करती हैं। सो लेट्स नाउ एज्यूम कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई फैसिलिटी अपने पास, नई प्रोडक्शन प्रेमिसेस ऑन बोर्ड करनी पड़ेगी। और मैं मिसाल लेता हूं कि उसकी भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। अब मैं इस फैसिलिटी में रहते हुए, और इसकी भी कैपेसिटी कितनी है, लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं कि 10,000 है, आसानी के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इजीली 16,000 यूनिट्स बना सकता हूं। अब ये देखो, जब मेरे यूनिट्स 6,000 से बढ़ के कहां पे गए, 10,000 यूनिट्स को सरपास कर गए, तो जब 10,000 यूनिट्स से बात आगे जाएगी तो क्या मेरी ये कॉस्ट स्टेप अप नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये यहीं सही, जब मैं इसको 1 यूनिट भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये कॉस्ट स्टेप अप होकर कहां पे चली जाएगी, 2 लाख पे। और ये 2 लाख ही रहेगी बेटा कहां तक, 20,000 तक। कि मैंने पहले 6,000 यूनिट्स बना रहा था, फिर 10,000 अगर मजीद किए तो मैं अभी हमारी मिसाल के मुताबिक हम 16,000 पे चल रहे हैं। तो मैं जब तक 20,000 यूनिट्स बनाता रहूंगा, अगेन मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 2 लाख। ये देखो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे ही आपकी एक्टिविटी थ्रेशोल्ड ऑफ 10,000 आपने उसको पार किया, आपकी फिक्स कॉस्ट स्टेप अप हो गई और किस पे चलेगी, 2 लाख पे। और अगेन ये 2 लाख तक ही रहेगी। कब तक? जब तक आप 20,000 तक चल रहे हैं, जब तक 20,000 का एक्टिविटी थ्रेशोल्ड चल रहा है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस एक्टिविटी थ्रेशोल्ड को भी सरपास कर गए 20,000, तो अगेन आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। यानी कि अब मैं अगर ये अज्यूम करूं, अब अचानक से आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है कि आपने 12,000 मजीद यूनिट्स बनाने हैं। पहले 16,000 पे चल रहे थे, अब 12,000 मजीद ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपको इतनी कैपेसिटी चाहिए जिससे आप 28,000 यूनिट्स बनाएं। तो कहां पे ये फॉल करता है, यहां पे 28,000। सो इन अदर वर्ड्स, जैसे ही आप 20,000 की एक्टिविटी थ्रेशोल्ड से सरपास करेंगे, अगेन आपको एक और फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं आसानी के लिए अज्यूम करता हूं कि उसकी भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। सो जैसे ही आप यूनिट्स ऑफ 20,000 से बढ़ेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट स्टेप अप होती हुई कहां पे चली जाएगी, 3 लाख पे। और अगेन ये 3 लाख रहेगी, और कहां तक, जब तक मैं 30,000 यूनिट्स बना रहा हूं। तो बेटा ये जो कल हम बात कर रहे थे ना कि कोई कॉस्ट इन द लॉन्गर रन फिक्स नहीं होती, ये टेक्निकली स्पीकिंग इसका मतलब ये था कि हर फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्गर रन स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ये देखो, क्या ये स्टेप्स नहीं बना रही, बिल्कुल स्टेप्स बना रही, ठीक है ना। लेकिन इसको वेरिएबल नहीं कहना। वेरिएबल कॉस्ट तो बेटा वो होती है कि जो हर नए यूनिट पे इंक्रीज करे।
ये हर यूनिट पे इंक्रीज नहीं हो रही, ये सर्टन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक फिक्स्ड ही रहती है। जैसे ही उस एक्टिविटी थ्रेशोल्ड को पास करते हैं ये स्टेप अप कर जाती है और अगेन इट स्टेज फिक्स्ड अप टू द नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड एंड अगेन व्हेन यू सरपास दैट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड ये फिर स्टेप अप कर जाती है। सो सच अ कॉस्ट इज कॉल्ड एज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये चीज आपको डिस्कस होती हुई पेज नंबर 4 के एंड पे मिल जाएगी और साथ यही ग्राफ आपको प्लॉट हुआ हुआ नजर भी आ रहा है वहां पे। एनी क्वेश्चन? सेमी वेरिएबल कॉस्ट जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, नाम से जाहिर है कि जिसके बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पोर्शन इसका फिक्स्ड होगा और एक पोर्शन इसका वेरिएबल इन नेचर होगा। आपको अगर प्रैक्टिकली रियल लाइफ से कोई एग्जांपल्स दे सकें इस चीज़ की कि कोई ऐसा खर्चा जो कि दो हिस्से रखता है, एक हिस्सा वो जो कि वेरी करेगा विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल और एक हिस्सा वो जो कि वेरी नहीं करेगा, फिक्स्ड रहेगा विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। एनी वन ऑफ यू हु कैन गिव एन एग्जांपल? आपकी रियल लाइफ से भी आप दे सकते हो। परफेक्ट। ये तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की ज़बान में बात हो गई, हम रियल लाइफ से भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर किसी को मालूम हो, अब तो वैसे ये चीज़ ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, जो पीटीसीएल लैंडलाइन नंबर्स हुआ करते थे उसमें जो बिल आता है, एक तो फिक्स लाइन रेंट होता है जो कि आपने पे करना ही करना होता है, ओवर एंड अबव जितने आप यूनिट्स उस पीटीसीएल के यूज़ करते हैं उतना बिल इंक्रीज़ हो जाता है। आपने उबर यूज़ की होगी, उबर की बिलिंग पता है कैसी होती है? ओहो, मैं कह रहा हूँ उसका फेयर कैसे कैलकुलेट होता है? किसी ने कभी उसका फॉर्मूला जानने की कोशिश की है कि ये जो ऑटोमेटिकली ऐप कैलकुलेट करती है फेयर, ये कैसे कैलकुलेट होता है? कभी उसका फॉर्मूला स्टडी किया आपने? कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी लोकेशन से डेस्टिनेशन पे जाना है और वो सर्टन फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर दूर है, परफेक्ट। उसमें दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं इंटरेस्टिंगली, एक तो है फिक्स्ड, तुमने चाहे उठ के ये सामने जाना हो ना, एक तुमने फिक्स्ड पोर्शन हमेशा पे करना ही करना होता है, ये फॉर्मूले का पार्ट, उनके जो फेयर है उसका पार्ट है, वो फिक्स्ड है, इट विल नॉट वेरी और वो चार्ज होगा ही होगा। फिर इसके अलावा टाइम और डिस्टेंस दोनों, अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है तो उसको टाइम लग गया, तो टाइम की भी वो चार्ज करते हैं इस चीज़ का। तो इन अदर वर्ड्स दो चीज़ें हैं उस फेयर के अंदर, उस कॉस्ट के अंदर, आपके लिए कॉस्ट ही है ना, कि उस कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो वेरी करेंगी विद द चेंज इन व्हाट, इन द एक्टिविटी। टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा कॉस्ट बढ़ जाएगी, और एक पोर्शन कौन सा है? फिक्स्ड इन नेचर है। अब जरा इदारे के लेवल पे, सतह पे आके देखते हैं, जैसे इसने मिसाल दी है। देखो बेटा, जो कल हम बात कर रहे थे, जो सेल्स एजेंट्स होते हैं आपके, जो सेल्स टीम्स होती हैं, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि उनको कहें कि भाई एक अमाउंट आपको फिक्स्ड हम पे करेंगे हर महीने, और ओवर एंड अबव आप जितने यूनिट्स बेचोगे वो हम कमीशन आपके साथ तय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ₹100 पर यूनिट दैट यू सेल। आपकी बेटा बेसिक तनख्वाह वो कहता है कि जी 10,000 है, ठीक? आपकी नहीं, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं। 10,000 उसकी तनख्वाह जो कि फिक्स्ड पोर्शन है। इसके अलावा आपको कहा जाता है कि ₹100 पर यूनिट दैट यू सेल यू विल अर्न द कमीशन। तो अगर फॉर इंस्टेंस उस बंदे ने क्या 100 उसका रेट पर यूनिट तय था और उसने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना के नहीं सॉरी सेल किए हैं, तो उसको कमीशन वेरिएबल बेस पे कितना मिल गया? 10,000। 10,000 प्लस 10,000 फिक्स, उसकी टोटल सैलरी कितनी बन गई है? तो इस बिजनेस के लिए सेल्स कमीशन की जो सेल्स एजेंट है या सेल्स पर्सन की कॉस्ट है वो क्या है? सेमी वेरिएबल। तो बेटा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज द समेशन ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर कॉस्ट। जो सेल्स पर्सन की सैलरी है टोटल जो कैलकुलेट हुई है, उसका एक पोर्शन वो है जो कि वॉल्यूम के साथ वेरी करता है और दूसरा वो है जो कि वॉल्यूम के साथ वेरी नहीं करता। इसको अगर हम ग्राफिकली एनालाइज करें तो देखें इसकी ये शक्ल बनती है कि ये देखो एक पोर्शन, वही तरीका, यहाँ पे रुपीस या कॉस्ट प्लॉटेड है और यहाँ पे आपकी यूनिट्स प्लॉटेड है। तो ये देखें एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, एक इसका पोर्शन बेटा कौन सा है जो कि फिक्स्ड इन नेचर है, इट विल नॉट चेंज। ओवर एंड अबव जितने यूनिट्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं आपकी कॉस्ट उस हिसाब से एस्केलेट होती चली जा रही है। ये देखो, मैं अगर एक पॉइंट इन टाइम यहाँ पे देखना चाहूँ कि टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स पोर्शन प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो एडिंग बोथ ऑफ दीज यू विल गेट व्हाट? टोटल
सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस किया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला एक तो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया, ये तो क्लियर हो रहा है ये फॉर्मूला। ये एक और जगह से भी प्रूव हो सकता है। एनी वन ऑफ यू, किसी के जहन में कोई बात आए ग्राफ को देख के, इससे कुछ याद आता है? सिर्फ इससे, इसको छोड़ दो। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है किसी को? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या इसको ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी कहते हैं, ठीक। ये c या यहाँ पे इसको a कहते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ, बी एक्स प्लस ए, ताकि एक जैसे लगे। ये क्या है? c, या यहाँ पे इसको a कहते हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में हम a प्लस बी एक्स अक्सर वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, लेटर्स यूज कर रहे होते हैं। तो ये c और a क्या है? इट इज दैट पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स योर y एक्सिस, उससे ओरिजिन का फासला, उसको क्या कहा जाता है? a या c। क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? ये देखो, ये फिक्स्ड कॉस्ट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये क्या है? इसको स्लोप कहते हैं। ये लाइन कितनी इंक्लाइंड है, जितनी ज्यादा स्लोप यानी कि जितना इंक्लाइंड होगा, जितना ये ऐसे होगा, उतना ही आपका स्लोप या ढलवान ज्यादा होती है। और हमारी जबान में m किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। जितनी ये लाइन इंक्लाइंड होगी तो एक यूनिट बनाने से, फॉर एग्जांपल एक यूनिट बनाने में मुझे 200 रुपए शायद की कॉस्ट बियर करनी पड़ती होगी, और 2 यूनिट्स बनाने से वही वैल्यू 400 पे चली जाए, 3 यूनिट्स बनाने पे 600 पे चली जाए। यानी कि इससे जब आप ढलान निकालेंगे, उसकी स्लोप निकालेंगे, तो वो हाई कैलकुलेट होगी। तो ये देखें, यहाँ पे भी मैंने ऐसे नहीं कैलकुलेट किया, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्स। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे भी एक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट्स को। ये देखें, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट्स को। तो यहाँ से भी फॉर्मूला निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सो दिस आल्सो प्रूव्स द फॉर्मूला कि एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको टोटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका आगे भी जिक्र आएगा। एनी क्वेश्चन? तो इसकी डिस्कशन, इसका फॉर्मूला, इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगी, फर्स्ट चैप्टर के। ले सर, जो हमारा आई कैप स्टडी टेक्स्ट है उसमें ऑफिशियली जो पहले चैप्टर का उन्होंने नाम रखा हुआ है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेकिन इसमें जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है उसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये प्री रेक्विजिट होता है कि इसको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसी का नाम बार बार लिया जाना है पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये एक वाहिद चैप्टर है जो कि आपके पिछले ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज से हमें लिंक कर सकता है, यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपको नॉलेज पहले से है। और ये है सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपने डेफिनेटली इंट्रो टू अकाउंटिंग में इन्वेंट्रीज का चैप्टर पढ़ रखा है? डन हो? नहीं पढ़ा? क्या मतलब? हाँ, FAR 1 मेरा ख्याल है पुरानी जो स्कीम थी उसमें FAR 1 में था, ये शायद अब इंट्रो में है, मुझे नहीं पता, दोनों में से किसी एक में है। इन्वेंट्रीज पढ़ते हो तुम? अच्छा, वो तुम उस पैच से हो, क्रैश पैच वाले से? अच्छा, चलो कोई नहीं, अभी हमने डिस्कस करनी है वो चीज़ें उसके अंदर। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, या याद करें हम जब पहली क्लास में थे तो हमने बात की थी कि हमारा पहला पार्ट बेटा कौन सा है? कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो कौन कौन सी कॉस्ट उसमें लगनी है। और मैंने क्या बताया था, चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि ये कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन है और इन्हीं पे चैप्टर्स हैं। सबसे पहली कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन थी मटेरियल और साथ मैंने कहा था इन्वेंट्री। तो ये एक ही चैप्टर उन्होंने उस पर बनाया हुआ है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि इन्वेंट्री की 3 क्लासेस होती हैं और तुम जानते हो पहले से ही, ठीक है। तो इन्वेंट्री इट इज़ द फर्स्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, मटेरियल कह लो, और इस पे पहला चैप्टर है। फिर उसके बाद लेबर, दैट इज द सेकंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, इस पे अलग चैप्टर है। फिर ओवरहेड्स, आप तो पढ़ चुके हो, ठीक है ना, नॉलेज तो ले लिया ना बेसिक। ओवरहेड्स सर ये भी एक कॉस्ट का कंपोनेंट है, इस पे अलग चैप्टर है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसी के साथ लिंक्ड है। तो उस सेशन का पहला जो हमारा चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसको शुरू करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? वही चीज़ें जो तुम पहले पढ़ के आ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एरिया इन्वेंट्री सिस्टम्स। एनी वन ऑफ यू जो बताना चाहे कि इन्वेंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं? चलो आपने क्लासेस की सूरत में बात कर दी,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है? द सिस्टम दैट एन एंटिटी फॉलोज इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री, कि कौन सा आप अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग को करने के लिए, इन्वेंट्री की बुक कीपिंग करने के लिए आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वेंट्री सिस्टम। और इसमें दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स भी होते हैं, है ना, FIFO और EVCO, ठीक है, वो भी होते हैं। फिर उसके अलावा एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल भी होता है। ये कुछ चीज़ें जहन में होनी चाहिए और अलहदा होनी चाहिए आपके जहन में, क्योंकि ये सारी इस चैप्टर में है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल क्या है? जब इन्वेंट्री को बेटा बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं तो वैल्यूएशन करने के बाद इस पे एक चेक लगाना है, और वो है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। तो ये तीनों चीज़ें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी एडवांस एप्लीकेशन के साथ हम, ठीक है जी। चलें, तो पहले एरिया पे आते हैं सर, इन्वेंट्री सिस्टम। और अब हमने देख लिया कि एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। चूंकि आप जानते हो, इनपुट दे जरा थोड़ा सा, परपेचुअल और पीरियोडिक में क्या फ़र्क है? परपेचुअल में ठीक, ठीक हो गया। और उर्दू में भी बता दोगे तो कोई मसला नहीं। चले चले डिस्कस कर लेते हैं बेटा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो है जिसमें ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। हर इन्वेंट्री मूवमेंट से क्या मुराद है? अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं तो रॉ मटेरियल्स की परचेज, रॉ मटेरियल की इशुएंस, इशू अगर किया है तो इशू रिटर्न, परचेज अगर की है तो परचेज रिटर्न, ठीक है। ये तमाम की तमाम मूवमेंट्स, और भी होती हैं कुछ मूवमेंट्स, अभी मैं उसकी बात नहीं करता, एक ही दफ़ा बात करते हैं, ठीक है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो है कि जिसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इन्वेंट्री मूवमेंट की रिकॉर्ड हो रही होती हैं। हमेशा हमारा रिकॉर्ड क्या होता है? अप टू डेट, ठीक है। इसीलिए हमेशा मैं अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ये जानना चाहता हूं कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मैं इजीली मालूम कर सकता हूं। खुद सोचें कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का प्रीवियस पीरियड से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड मैंने जितनी परचेजेस, जितनी इशुएंसेस, जितनी परचेज रिटर्न, जितनी इशू रिटर्न, सारी मैं बुक कर रहा हूं। रॉ मटेरियल के केस में बात कर रहा हूं तो रिकॉर्डेड है, तो हर वक्त मेरे पास क्या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक। अच्छा, फिनिश गुड्स की बात कर लें किसी ट्रेडिंग एंटिटी के लिए, इन दोनों का फर्क तो पता ना हमें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न का, इन दोनों का फर्क मालूम है ना? चले मैं अभी उसको भी रिफ्रेश कर देता हूं, मैंने लिखा हुआ है उसमें। तो अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है। वो कोई मटेरियल परचेज करके इशू नहीं कर रहा फॉर प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ही इज परचेजिंग द फिनिश गुड्स, बनी बनाई, और आगे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो भी है तो वो भी क्या कर रहा है? हर परचेज और हर सेल को रिकॉर्ड कर रहा है, और इसी तरह परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को रिकॉर्ड कर रहा है। और वो भी क्या कर सकता है? हर वक्त क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर रहा होगा। और ये एक ऐसा बेटा इन्वेंट्री सिस्टम होता है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स भी मेंटेन हो रहे होते हैं और इन्वेंट्री के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, इन्वेंट्री लेजर्स भी मेंटेन हो रहे होते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस तो तुम्हें ऑटोमेटिकली बुक से पता चल जाता है। यहां पे आप स्टॉक टेक करते हैं, लेकिन स्टॉक टेक करने का ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है? स्टॉक टेक पता क्या होता है? फिजिकल स्टॉक काउंट करना। स्टॉक काउंट करना या फिजिकली स्टॉक टेक करना या फिजिकली स्टॉक को काउंट करना इज एन एक्टिविटी जिसमें हम काउंट करते हैं कि हमारे इस वक्त फ्लोर के ऊपर कितनी आइटम्स इन्वेंट्री की मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स इनके क्या होते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इस स्टॉक टेक को किया जाता है इन ऑर्डर टू रिकंसाइल, कि जो हमारे पास फिजिकली यूनिट्स मौजूद हैं, क्या हमारे पास बुक्स में भी वो यूनिट्स आ रहे हैं? क्या उसमें कोई फर्क तो नहीं है? क्या रिकंसाइल करने की जरूरत तो नहीं है? तो यहाँ पे चेक करने का जो एक फीचर है वो हमें नजर आता है। यहाँ पे स्टॉक काउंट करते हैं, लेकिन स्टॉक काउंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हमने इन्वेंट्री के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे चेक रखने के लिए, किस पे चेक रखने के लिए? जो कि हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस, उसके यूनिट्स बुक्स में आ रहे हैं, उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये है सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ऑन द अदर हैंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है?
पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है कि जिसके अंदर हम कोई अप टू डेट रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री के मूवमेंट्स के नहीं रख रहे होते, सारी इन्वेंट्री मूवमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं और प्राइमरीली स्पीकिंग सिर्फ परचेजेस का अकाउंट होता है। आप सारा साल परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे होते हो और जब पूरा पीरियड गुजरता है आप डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, स्टॉक टेक के ऊपर, स्टॉक काउंट के ऊपर। स्टॉक काउंट की टीम जाती है और सारा स्टॉक काउंट करती है, वहां से आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं, उनको किसी ना किसी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड के तहत, चाहे वो फाइफो हो या वेटेड एवरेज हो, उनको वैल्यू किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है और प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस इस पीरियड का ओपनिंग बन जाता है। देखो ओपनिंग आ गया, परचेजेस वगैरह तुम रिकॉर्ड कर ही रहे थे, क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंसिंग तुम क्या निकाल रहे होते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये एक ऐसा मेथड है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का कि ये बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ फॉलो नहीं करती। कौन सी एंटिटीज़ फॉलो कर रही होती हैं आमतौर पे कि जिनकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स नहीं हैं, कम नंबर ऑफ आइटम्स हैं, या ट्रेडर्स बाज़ औक़ात ये काम कर लेते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक को ज़्यादातर कौन सी एंटिटीज़ हैं जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं, मैन्युफैक्चरर्स जिनकी बहुत ज़्यादा मटीरियल्स हैं, उनको परचेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इशुएंसेस होती हैं। इवन ट्रेडर्स भी फॉलो कर सकते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर फॉलो कर रहा होता है ना परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, उसके यहाँ मामला क्या होता है, सिर्फ सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, यही होता है और वो ऐसे ही होता है जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल परपेचुअल। और परपेचुअल जो हमारा इन्वेंट्री सिस्टम है, इसको लेके चलने के लिए क्या तरीक़ेकार है, कहाँ पे इसकी रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। स्टॉक लेजर कार्ड इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्वेंट्री मूवमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक लेजर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लेजर अकाउंट सिंपल बनाना चाहें, जिसको हम टी अकाउंट बोलते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए बेटा यूज होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लिए, ताकि आप तमाम ट्रांजैक्शंस को, रिसीट्स, इशू रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसी तरह से अगर कोई ट्रेडर है तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये तमाम की तमाम आप यहाँ पे स्टॉक लेजर कार्ड में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, टी अकाउंट में भी कर सकते हो। फर्क ये है कि ये वाला जो है ये डिटेल्ड एनालिसिस है। जो आपका स्टॉक लेजर कार्ड होता है, आपको याद होगा कि इसके मोटे मोटे 3 कॉलम्स होते हैं, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस, और हर एक के अंदर फर्दर 3 कॉलम्स होते हैं, क्वांटिटी, रेट एंड फाइनल वैल्यू। लेकिन जो टी अकाउंट होता है इसमें सिर्फ क्या आ रही होती हैं, वैल्यूज। तो स्टॉक लेजर कार्ड कुछ नहीं है मासवा इसके कि टी अकाउंट है लेकिन फैला हुआ है, इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ अ सिंपल टी अकाउंट। तो आपने तो रिकॉर्ड कीपिंग ही करनी है ना, अगर सिर्फ रुपीज़ दिखाना है तो टी अकाउंट यूज़ कर लो, अगर एक्सपेंड करके दिखाना है तो आप स्टॉक लेजर कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक छोटी सी डिस्कशन, वैसे यहाँ पे मैंने लिख दी हुई है लेकिन मैं समझता हूँ इसको भी साथ डिस्कस कर लेना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और आपकी ट्रेडिंग कंसर्न्स में फ़र्क। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ बेटा वो हैं कि जो आपके रॉ मटेरियल को पकड़ती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करती हैं इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स। उनके यहाँ 3 किस्म की बेटा इन्वेंट्री होती है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स बेटा कौन से हैं, जो कि मैंने ख़रीदे हैं ताकि मैं इसके ऊपर कुछ कॉस्ट इनकर करूं और इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोसेस कौन से हैं, वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स वो होते हैं कि जब पीरियड क्लोज हुआ तो ये वो यूनिट्स थे कि जिन मटेरियल्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया लेकिन इन पे सारे का सारा कन्वर्जन वाला खर्चा नहीं रख सका और ये पार्टली फिनिश थे एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। और फिनिश गुड्स कौन से हैं, ये वो हैं कि रॉ मटेरियल्स दैट हैव बीन 100% कन्वर्टेड इनटू योर फिनिश प्रोडक्ट्स, इनको फुली कंप्लीटेड यूनिट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट नाम से जाहिर है ये वो खर्चा है जो कि आप करते हो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये देखें रॉ मटेरियल्स पे क्या लगाई जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट, ताकि क्या रिसीव हो सके, फिनिश गुड्स। और ये सर पता क्या होते हैं, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एग्री करते हैं ऐसे, अब तो पढ़ लिया हमने कि खर्चे कौन से होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट को बनाने में लगाती है, मटेरियल,
लेबर या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर रॉ मटेरियल पड़े पड़े तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता ना, पहले उस पर लेबर काम करती है, फिर जहां वो बन रहे हैं उस जगह के अपने कुछ खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। तो ये इनको कलेक्टिवली कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो सर मटेरियल्स वो हैं कि जो अभी रॉ फॉर्म में, फिर वर्क इन प्रोसेस वो है कि इन पे मटेरियल इंट्रोड्यूस हो गया लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 100% नहीं लगी, जिसकी वजह से ये क्या है? पार्टली कंप्लीटेड। फिनिश गुड्स क्या है कि जिन पे मटेरियल और 100% क्या लग चुकी है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे उसने बताई हुई हैं। तो सर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं उनके पास हर वक्त 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं जो मैंने अभी जिक्र कर दी, लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न है ये कौन है कि जो बनी बनाई इन्वेंट्री खरीद रहे हैं और एज इट इज बेसिस पे आगे ट्रेड कर देते हैं। जैसे उसने रिटेल स्टोर की मिसाल दी, डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी आइटम्स जो बेचते हैं, बनी बनाई चीज़ें लेते हैं ना, सारी हमारी हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स जो कि हम वहाँ से ग्रोसरी करने जाते हैं, तो वो ट्रेडर हैं बिल्कुल। उनके यहाँ बेटा किस तरह की इन्वेंट्री है? रॉ मटेरियल्स वर्क इन प्रोसेस होगा? नहीं, वहाँ पे होती ही क्या है? फिनिश गुड्स। ठीक है जी। तो क्योंकि ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वर्ड भी इस चैप्टर के साथ अटैच्ड है और मटेरियल भी है, तो इसलिए सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो ये जो हमारे इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं ये दोनों एंटिटीज़ फॉलो करती हैं, अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी इन्वेंट्री उनकी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से वो देख लेती हैं कि हमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तरफ जाना है या परपेचुअल इन्वेंट्री की सिस्टम की तरफ जाना है। तो ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जिनकी बहुत ज़्यादा मटेरियल का सेल परचेज का मामला हो या ट्रेडर, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी काफ़ी सारी फिनिश्ड, जैसे ये जो जैसे आपने फार्मेसी का जिक्र किया, रिटेल स्टोर्स हैं उनकी बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं और उनकी ज़रूरत होती है कि हर एक का फ़ौरन ट्रैक रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा कस्टमर आ रहा है, चीज़ें इतनी इन आउट हो रही हैं कि अगर आप सिर्फ परचेजेज रिकॉर्ड करेंगे और बाकी छोड़ देंगे अल्लाह तवक्कल, तो आप काम नहीं कर सकते। हर इन्वेंट्री मूवमेंट को बेटा आपने क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। पीरियोडिक अगर कोई फॉलो करती है तो आमतौर पे कोई ट्रेडिंग एंटिटीज फॉलो करती हैं जिनका इतने ज़्यादा स्टॉक आइटम्स नहीं होती, जैसे शोरूम। शोरूम में कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मुझे बताओ? उनकी इन्वेंट्री क्या है? गाड़ियाँ। ठीक है ना, कितनी को गाड़ियाँ? 12, 13, 15, 20, बस। क्या उसका ट्रैक नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखा जा सकता। तो सर ये दो हमारे इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं। इस पे हमें देखो डिस्कशन बेटा कहाँ पे मिल रही है? पेज नंबर 6 पे आओ। पेज नंबर 6 पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सबसे ऊपर तो मैं नज़र आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में एक कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला जो मैंने अभी डिस्कस किया, और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के यहाँ कौन सी इन्वेंट्री की क्लासेस हैं? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, और आगे हल्का सा वही बात की हुई है जो कि मैंने अभी डिस्कस की है। फिर ट्रेडिंग कंसर्न्स है, और ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर बताया हुआ है कि इसमें इन्वेंट्री की कौन सी क्लास होती है? बस फिनिश गुड्स होती हैं। इन्वेंट्री सिस्टम्स में दोनों की डिस्कशन है, परपेचुअल की और इसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कौन सी एंटिटीज़ यूज़ करती हैं। आगे देखें पेज नंबर 7 के ऊपर स्टॉक लेजर कार्ड है। ये रिफ्रेशर के लिए है, और सिर्फ रिफ्रेशर के लिए नहीं, हम सवाल भी करेंगे। यहाँ भी अभी आपकी जान नहीं छुटी स्टॉक लेजर कार्ड से, लेकिन अगेन ये टेस्ट होता है, लेकिन इसकी टेस्टिंग उस तरह से नहीं है जैसे आप इंट्रो में पढ़ते हो। अब ज़रा उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उसने चेंज कर दी है, हम इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे स्टॉक लेजर कार्ड के लिए। तो फॉर्मेट सर वही है, देखो परचेजेस, सेल्स और बैलेंस। ये स्टॉक लेजर कार्ड किसके लिए है? एक ट्रेडिंग एंटिटी के लिए, क्योंकि वो तो परचेज और सेल ही कर रही है ना। लेकिन यही अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपनी रॉ मटेरियल के लिए ये स्टॉक लेजर कार्ड बनाए तो क्या कॉलम्स होंगे? रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। ठीक, अच्छा, फिर तुम्हें डिस्कशन मिल रही है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की, वही बातें जो कि मैंने अभी की हैं। लें जी, अब जहन में रख लें आपकी पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेटा जिस चीज़ की एप्लीकेशन है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का ताल्लुक बस इंट्रो तक था। यहाँ पे भी मैंने, मेरा नहीं ख्याल उसने, हाँ आगे एक चैप्टर है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, वहाँ पे उसने आपकी किताब में इसका सिर्फ जिक्र ही किया हुआ है। मैंने फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लिया इसको, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी डिस्कस करने की पीरियोडिक की। हमारा पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इन्वेंट्री सिस्टम चलेगा वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा। तो हमारा अब जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रहते हुए क्या करें? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो आपका पूरा प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल्स का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक, और फिनिश गुड्स जब सेल होती हैं और इम्पैक्ट किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। यानी कि ये जो पूरा साइकिल है उसको हम स्टडी करें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसके अंदर? ये जो अभी हम स्टडी करने लगे हैं पूरा एक साइकिल ऑफ द रॉ मटेरियल कन्वर्जन, हर स्टेप में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर होने हैं हम वो भी देख लेंगे।
उनमें कौन कौन सी एंट्रीज पास होनी है वो भी देख लेंगे, और साथ साथ हम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते जा रहे होंगे। हमें पता चलेगा बाय द एंड हम क्या प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम एक एक स्टेप पे देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स कंज्यूम की स्टेटमेंट बन गई है, ये देखो यहाँ पे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट की स्टेटमेंट बन गई है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट बन गई है, अब ये COGS बन गया, अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया। सो अब हम पूरे का पूरा फ्लो राइट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल up till the conversion of the raw material into finished goods and then selling them and taking the impact to the profit and loss account, ये पूरे का पूरा साइकिल परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डिस्कस करने लगे हैं और इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को हम मीट करेंगे। तो टाइम वैसे कम है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा चाहिए होता। चले देखते हैं, जितना हुआ उतना कर लेते हैं। जी सर, अभी हमने बात की कि जो हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स भी प्रिपेयर होते हैं और इसके अलावा इन्वेंट्री लेजर्स भी मेंटेन होते हैं, और ये वाले लेजर्स हमें पीरियोडिक बुक कीपिंग सिस्टम में नहीं नज़र आ रहे होते। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे आपको एक आधा या 2 लेजर्स वो नज़र आएँ जो कि शायद आपने पहले इंट्रो में स्टडी नहीं किए होते और उसकी एंट्रीज भी अकॉर्डिंगली हमें नहीं पता होती। ख़ास तौर पर ये वाला अकाउंट, इसमें एंट्रीज़ क्या हैं हमें नहीं पता होता। मैं आई थिंक सो इसमें इतनी ज़्यादा डिस्कशन आप लोगों ने नहीं की होती, मे भी की हो लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करते। यहाँ पर तो अच्छी खासी डिटेल डिस्कशन है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा बेटा आपका साइकिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद ये किस में जाएगा, वर्क इन प्रोसेस में, उसके बाद ये फिनिश गुड्स में जाएगा, और वंस इट्स सोल्ड इसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट लॉस में नज़र आ जाएगा। यही 4 मेन आपके लेजर अकाउंट्स हैं अभी के लिए, वरना इससे ज़्यादा भी पॉपुलेट होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इतने लेजर अकाउंट्स ही इनफ हैं। हम हर एक में पहले मैं शुरू करूँगा बेसिक एंट्रीज पोस्ट करनी, ठीक, और फिर उसके बाद मैं इसमें और कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें अगर मुझे फील हुई तो मैं इसमें पॉपुलेट कर लूँगा। जब हम बेटा इसमें लेजर पोस्टिंग्स डिस्कस कर लेंगे तो वही जनरल एंट्रीज होती हैं, हमें जनरल एंट्रीज की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो फ्लो है ना लेजर्स के ज़रिए से एंट्री समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वैसे स्टैंड अलोन आपके सामने एक लिस्ट बना दूँ ना कि ये एंट्री हैं तो बंदा घूमता ही रहता है, लेकिन इससे पूरी चेन क्लियर हो जाती है, और ये फॉर द एंड ऑफ योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स वेरी हेल्पफुल। और साथ ही हम नीचे फॉर्मेट्स भी प्रिपेयर करते जाएंगे कि ये देखो इस यहाँ पे इस लेजर अकाउंट से ये स्टेटमेंट बन गई, इस लेजर अकाउंट से ये, एंड सो ऑन। ले सर, यहाँ से शुरू करते हैं। जब एक बिजनेस ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होती है तो क्या एंट्री पास की जाती है, रॉ मटेरियल्स को परचेज किया जाता है। क्या एंट्री पास करेंगे जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ज़हन में रखो। यहाँ पे परचेजेस का अकाउंट नहीं होता, यहाँ पे इन्वेंट्री के लेजर्स बने होते हैं, ठीक है। तो सर जब मैंने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री परचेज करनी है तो इन्वेंट्री का स्पेशली अकाउंट बना हुआ है, दूसरी क्लास ऑफ इन्वेंट्री का अलग अकाउंट है, तीसरी क्लास ऑफ इन्वेंट्री का अलग अकाउंट है, और फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक। जी बताएं, रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री परचेज हो रही है, डेबिट एंड क्रेडिटर्स या बैंक क्रेडिट। तो सर यहाँ पे एंट्री मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। मैं क्रेडिटर से अज्यूम करते हुए इसकी एंट्री यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी जनरल एंट्रीज प्लेस कर रहा हूँ, वैल्यूज वगैरह हम कोई नहीं ले रहे। और डेफिनेट सी बात है, इसका जो सेकंड इंपैक्ट है वो एक फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि क्रेडिटर्स है, वो मैं नहीं बना रहा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री साइकिल को डिस्कस करना है। अच्छा, रॉ मटेरियल्स परचेज हो गए, उसके बाद बेटा जब आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होती है तो आप क्या करोगे, खुद सोचें। मटेरियल यहाँ से उठा के वर्क इन प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करोगे, यही करना होगा ना। तो उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। आए जरा यहाँ पे इस एंट्री को प्लेस करते हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया जाएगा। और इसको बेटा टेक्निकल ज़बान में क्या कहा जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या इशूड। कंज्यूम का वर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है जी। तो ये इशुएंस हो गई, ठीक। और क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने क्यों रॉ मटेरियल इशू किया है, ताकि रॉ मटेरियल इशू हो और इसके ऊपर बेटा क्या लगाई जाए, कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि इसके ऊपर बेटा क्या लोड की जाएगी, डायरेक्ट लेबर इस पे लगेगी और इसके अलावा ओवरहेड्स अप्लाई होंगे ताकि ये रॉ मटेरियल्स किस में बेटा कन्वर्ट हो सकें, फुली कंप्लीटेड गुड्स में। सो दिस इज द इनपुट साइड ऑफ द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, जहां पे मटेरियल कंज्यूम होता है, कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई होती है, और इसकी आउटपुट साइड क्या है कि जब यूनिट्स फुली कंप्लीट होके रिलीज होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, जब एक यूनिट्स फुली कंप्लीट हो जाएंगे वो यूनिट्स यहाँ से निकल जाएंगे वर्क इन प्रोसेस से, और बेटा वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिनिश गुड्स में। क्या एंट्री होनी चाहिए उस चीज़ की,
फिनिश गुड्स डेबिट, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक क्लास ऑफ इन्वेंट्री से वो चीज निकली और दूसरी क्लास ऑफ इन्वेंट्री में एंटर हो गई, एक एसेट डेबिट दूसरा एसेट क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। चल मैं लिंकिंग के लिए ना, अच्छा ये फिनिश गुड्स का अकाउंट है, इसका ये डेबिट क्रेडिट की साइड तो मालूम है ना, ये डेबिट साइड है, इसको एक और अंदाज भी है देखने का कि ये इनपुट साइड ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट है। तो आपका जो बेटा डेबिट साइड है, इसमें ड्यूरिंग द पीरियड कुछ नए यूनिट्स बन के इंट्रोड्यूस हो गए और मेरे पास स्टॉक में जमा हो गए। इसकी आउटपुट साइड पे अब क्या होगा, जब गुड्स क्या होंगे, बिकेंगे। जब बिकेंगे तो फिनिश गुड्स से निकल जाएंगे और बेटा कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और किस नाम से जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इट इज़ व्हाट, COGS। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसी तरह से इसको COGS कहते हैं, लेकिन नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये असल में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से एंट्री आ रही है। तो ये देखो, ये मैंने अभी सिर्फ वो एंट्रीज हर लेजर में पोस्ट की हैं जो कि लिंकिंग एंट्रीज है। ये चलो एक फाइनेंशियल अकाउंट से लिंक हो रही, ये एंट्री एक फाइनेंशियल अकाउंट से लिंक हो रही है। ठीक है, ये एंट्री ये देखो एक लिंकिंग एंट्री है, किसके साथ लिंक कर रही है, ये देखो, ये लेबर भी निकाल दो, लिंकिंग एंट्री। फिर ये भी क्या है, लिंकिंग एंट्री, फिर ये भी लिंकिंग एंट्री। और फिर पूरे पीरियड में आपने जो सेल्स की होंगी वो बेटा कहाँ रिकॉर्ड हो रही होंगी, सेल्स के अकाउंट में। क्या एंट्री पास करते हो सारा साल, वो फाइनेंशियल अकाउंट है, हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। सारा साल सेल्स करते हो तो डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट। तो एक अकाउंट होगा अलग से बना हुआ, कहीं पे सेल्स का अकाउंट होगा और उसके अंदर सारा साल यहाँ पे बेटा क्या आ रही होंगी, सेल्स। जब पीरियड गुजरेगा तो मैंने क्या करना है, इसको उठा के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर देना है। क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड सेल्स अकाउंट डेबिट। तो यहां से बेटा सेल्स आ जाएंगी। ठीक, सो वंस आई हैव ऑब्टेन्ड सेल्स एंड वंस आई हैव ऑब्टेन्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बैलेंसिंग फिगर है आपके पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। अगर आपका जो बैलेंस है ये डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगा तो उस केस में आई कैन से इट इज व्हाट योर ग्रॉस प्रॉफिट, अगर वहां पे है तो ग्रॉस लॉस के तौर पे इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें नजर आएगी। अगेन अभी मैंने सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पोस्ट नहीं की, अब मैं मजीद इनमें एंट्रीज पोस्ट करता हूँ। अभी तो मैंने वो एंट्रीज बताई हैं जिससे ये पूरा चेन क्लियर हो जाता है कि असल में बात कहाँ से शुरू होती है और एंड कहाँ पे होती है, वरना और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। आए जरा और कॉम्प्लेक्सिटीज देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये जो रॉ मटेरियल है मैंने खरीदा, आगे कंज्यूम करवा दिया, कुछ परचेज रिटर्न भी तो हो सकता है, उसकी क्या एंट्री होगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री परचेज रिटर्न क्रेडिट, बिल्कुल रॉ मटेरियल्स क्रेडिट और क्रेडिटर्स डेबिट। ठीक है, बैंक भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, वो बैंक कैश वो एक अलग बात है। ठीक है, सो ये क्या है, यहां लिख देते हैं कि इट इज परचेज पी रिटर्न। इसी तरह से बेटा अगर इशू रिटर्न हो जाती है उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, मैंने इशू किया यहाँ से अपने प्रोडक्शन प्रेमिसेस में या अपने फैक्ट्री में इशू किया ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, लेकिन वहाँ से कुछ वापसी होगी, उन्होंने कहा कि यार आपने ज़्यादा ही इशू कर दिया था, ये वापस ले लें कुछ। बिल्कुल, वो वर्क इन प्रोसेस से वापस आएगा कहाँ पे, मेरे रॉ मटेरियल के गोदाम में वापस आ जाएगा, यानी कि ये इन्वेंट्री वापस मेरे रॉ मटेरियल के स्टॉक में आ जाएगी। एक एसेट से निकल के दूसरे एसेट में वापसी, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। यहां पे लिख देते हैं रॉ मटेरियल इशू रिटर्न, और ये यहां पे क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो बड़ा सिंपल है, जब इशू करवाना है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और ये क्रेडिट, जब वापसी होनी है तो ये डेबिट हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। एक क्लास ऑफ इन्वेंट्री से दूसरे में शिफ्टिंग है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बेटा और भी एक चीज़ होती थी, अगर जहन में लेके आओ, IS 2 को ज़रा जहन में लेके आओ।
IS2 के मुताबिक इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? कोई एग्जैक्ट वर्ड्स दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अगर हैं भी ज़हन में तो दोहरा दो, कोई बात नहीं है। बेटा वो तमाम खर्चे जो कि आपको करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक द इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि अगर मेरे को कैरेज इनवर्ड्स भी हुए हैं तो वो भी किसका बेटा पार्ट बनते हैं? इन्वेंट्री का। दे आर मेड पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं। तो उसकी बेटा क्या एंट्री होगी? सिंपल, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ कैरेज इनवर्ड्स बियर किया है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। दूसरे एंड पे मैंने या उसको पे करना है उस बंदे को, जो भी वो पार्टी है, जो भी वो एक क्या कहते हैं फ्रेट की कंपनी हो सकती है, तो अगर तो मौके पे कर दूंगा तो बैंक क्रेडिट कर दूंगा, वरना क्रेडिटर्स में चली जाएगी वो बात भी। तो वो बिल्कुल आप नॉर्मली इसकी एंट्री कर सकते हो, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दो या बैंक कर दो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या है सर? कुछ कैरेज इनवर्ड्स। अगेन जो पार्टी जो भी वो होगी उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या अगर बैंक का अकाउंट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, बस बात यहाँ पे ख़त्म है। ये मैंने कुछ मजीद ट्रांजैक्शन इसमें इंसर्ट की हैं, इसके अलावा भी तो सर होगा। जब मेरा पीरियड शुरू हुआ होगा तो कुछ ऐसा मटेरियल भी तो होगा जो कि मेरे पिछले पीरियड में कंज्यूम नहीं हो सका, तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, इसकी कोई एंट्री होगी? नहीं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्रीज नहीं होती, पीरियोडिक में की जाती है बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह करवाने के लिए। परपेचुअल में ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। सो पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था इसका ओपनिंग बन गया। इसी तरह से जब मेरे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ ऐसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आइटम भी होंगे इस पीरियड के जो कि इस पीरियड में कंज्यूम नहीं हो सके, वो कहाँ बेटा चले जाएंगे? क्लोजिंग में। दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है, बाकी जो मेन ट्रांजैक्शन जो थी इसके अलावा वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसमें और भी बड़ी डिटेल गुफ्तगू होनी है, लेकिन अभी नहीं। प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी के लिए इतनी ट्रांजैक्शंस ही शेयर करना आपके लिए इनफ है। अभी बाकियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग की मैं डेफिनेटली बात करूंगा। सर ऐसा भी तो था, ये तो क्या है कि मैंने ड्यूरिंग द पीरियड रॉ मटेरियल्स इशू किए ताकि इन पे कन्वर्जन कॉस्ट लगे और ये फुली कंप्लीट हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास इस पीरियड में ओपनिंग में कुछ ऐसे यूनिट्स थे जो कि पिछले पीरियड में फुली कंप्लीट नहीं हो सके, वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे। उनको मैं क्या कहूँगा? ब्रॉड फॉरवर्ड वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। वो सर्टन यूनिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स, और उनकी सर्टन वैल्यू होगी, वो यहाँ पे रिपोर्ट हुई भी होगी। ठीक है? और फिर ड्यूरिंग द पीरियड मैंने मजीद रॉ मटेरियल एंटर किए ताकि उन पे क्या लगे? ये कन्वर्जन कॉस्ट, ताकि ये कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाए? फिनिश गुड्स में। ठीक? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द वर्क इन प्रोसेस मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये सारे रॉ मटेरियल्स किस में 100% बेटा कन्वर्ट हो जाए? फुली कंप्लीटेड में। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे यूनिट्स फुली कंप्लीट हो जाएं। जब मेरा पीरियड क्लोज हुआ पता चला कि कुछ तो फुली कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ क्या हो गए? पार्टली कंप्लीटेड। वो पार्ट मैं फुली कंप्लीट उनको नहीं कर सका, तो वो सर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू विल क्लोज दिस अकाउंट। अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे एक वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना रहा हूँ। मैं इसके अलावा कोई एंट्रियाँ पास नहीं कर रहा, अभी इतनी ही पास कर रहा हूँ जितनी आपके समझने के लिए ज़रूरत है। इसी तरह से फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री अकाउंट, ये तो मैंने बेसिक एंट्रियाँ पोस्ट कर दी कि जब कोई फिनिश गुड्स बन के कंप्लीट हुए ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ पे डेबिट साइड पे आ गए, जो बिक गए उनकी कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई। लेकिन ऐसा भी तो था कि जब मेरा पीरियड शुरू हुआ था तो कुछ फिनिश गुड्स थे जो कि पिछले पीरियड में नहीं बिक सके, तो वो मेरे इस पीरियड में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आएंगे। इसी तरह से मेरे पास पिछले पीरियड से कुछ बने हुए फुली कंप्लीटेड यूनिट्स आए, कुछ ड्यूरिंग द पीरियड बन गए। आउटपुट साइड पे देखा तो सारे नहीं बिक सके, सिर्फ इतने बिके। जो नहीं बिक सके वो कहां चले गए? क्लोजिंग में। दैट्स हाउ यू विल क्लोज दिस पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है जी? तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेटा ये जो आपके तीनों अकाउंट्स हैं ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं और इनके कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। और जो भी आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, वो सब के सब निकल के कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। ठीक है जी? तो ये चूंकि एसेट्स हैं तीनों के तीनों, तो इनके कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे और ये अपने क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ बेटा कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे होंगे? अपनी बैलेंस शीट में। और इसका जो जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस वो क्लोज होकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाते हैं और इनका फाइनल नतीजा देखा जाता है कि प्रॉफिट जनरेट हुआ है या लॉस जनरेट हुआ है। ठीक है जी? तो सर
सिर्फ इस पे बात करूंगा और स्टेटमेंट मुझे बनाने दें, क्योंकि वो फिर ना कल का लिंकेज एस्टैब्लिश नहीं होगा। बेटा जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है, कोई शक नहीं है ये इन्वेंट्री की एक क्लास है, लेकिन जहन में रखो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे असल मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, ये इन्वेंट्री अकाउंट एक बेस्ट झलक दिखाती है उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को। क्या यही नहीं हो रहा? इसमें रॉ मटेरियल्स इनपुट किए जा रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे मटेरियल्स अंदर किए जा रहे हैं, यहाँ से फिनिश गुड्स बन के निकल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये तो सिर्फ फिनिश गुड्स के गोदाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? ये तो रॉ मटेरियल्स के गोदाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी स्टोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्टोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और जब यहाँ से गुड्स बिक जाते हैं तो उसकी शक्ल कहाँ पे आ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सिर्फ स्टेटमेंट पूरी कर दूं, ये देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और इस परचेजेस में ना अदर एडजस्टमेंट्स भी डाल लो जो कि मैंने अभी जिक्र किए हैं। तो सर ये कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम की शक्ल नहीं दे रहा? ये देखें, ओपनिंग में परचेजेस और सारी ट्रांजैक्शन एडजस्ट कर दी जाए और क्लोजिंग माइनस एडजस्ट कर दिया जाए तो बैलेंसिंग मुझे क्या पता चलता है कि कितने रॉ मटेरियल्स कंज्यूम हुए हैं। तो ये देखें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ से एक स्टेटमेंट इसकी बन जाती है। अगले अकाउंट पे चलते हैं। ये देखें, रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने लिए, इनमें क्या लोड की? डायरेक्ट लेबर, फिर क्या चार्ज किए? ओवरहेड्स। तो क्या मेरे पास आया? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यही होती है ना सीओजीएस की स्टेटमेंट जेन में लेके हैं, उसमें यही तो होता है। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये देखो ये कहां से आई है? यहां से, प्लस इसमें लेबर और ओवरहेड्स, तो ये क्या बन गया? ये सारा मिला के टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, जब ये आ गया उसके बाद देखो हम क्या एडजस्ट करते थे? ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और क्या नतीजे में मिलता था हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर ये है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, सीओजीएम मेरे पास रिसीव हो गया। ये सीओजीएम एंटर हुआ कहां पे? फिनिश गुड्स के अकाउंट में। वो गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर हो गए उनकी कॉस्ट, ये देखें, सीओजीएम को मैंने पकड़ा यहां से, ये देखें, इसमें क्या एडजस्ट किया जाता है? ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये देखो ऐड कर दिया जाता है, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये देखें। तो मेरे पास बेटा क्या आता है? बैलेंसिंग COGS। ये देखें बैलेंसिंग क्या निकला? COGS। यहां से COGS निकला, कहां एंटर हुआ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या ऐसे नहीं प्रिपेयर होता? सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा जो इन्वेंट्री का आपका जो चेन है, जो साइकिल है, रॉ मटेरियल से शुरू होती है और एंड पे देखो सारे लेजर अकाउंट्स कवर करते हुए हम कहां पे जा रहे होते हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है ना जी, पूरी की पूरी चेन साइकिल क्लियर है, लेजर्स क्लियर हैं, लेजर की पोस्टिंग्स क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आप इजीली, ये मैंने पूरी शक्ल बनाई हुई है। इधर आओ, मैं सिर्फ पेज पे रेफर कर देता हूँ, होम असाइनमेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा सिर्फ। ये देखें पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, ये देखें जो जो चीज़ें मैंने यहाँ बनाई हैं पूरा इन्वेंट्री साइकिल है। पेज नंबर 8 पे आपको बेटा नजर आएगा हॉरिजॉन्टल पिक्चर बनी हुई है चारों इन्वेंट्री अकाउंट्स की, और नीचे इसी के स्टेटमेंट फॉर्म में चीज़ें भी बनी हुई हैं। ठीक है, और बिल्कुल राइट पे देखोगे अगर पेज सीधा करके तो फुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट मैंने बिट्स एंड पीसेस में बनाई है, सबको जोड़ दें तो यही तो COGS की स्टेटमेंट होती है। पुराना नॉलेज है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, सवाए 1-2 लेजर्स के, मेरा ख्याल है इसमें इतनी डिटेल में आपने पढ़ ली है पहले WIP के, चल बस फिर ठीक है, गुड इनफ। और आगे जाओगे ना पेज नंबर 9 पे, तो यही एंट्रियां जो कि मैंने अभी लेजर पोस्टिंग्स के जरिए से बताई हैं, अब इस लिस्ट को देखोगे तो तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं वैसे तुम्हें लेके चलता ना कि ये अगर ये होगा तो ये एंट्री है, ये होगा तो ये एंट्री है, इससे चेन क्लियर होती है। सो जब ये क्लियर हो गया तो आप ये लेजर एंट्रीज इजीली इसको रीड कर लेना, कल कोई इशू होगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये एंट्री हमें समझ नहीं आई बता दें, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो योर होम असाइनमेंट इज प्लीज रीड पेज नंबर 7 का जो आधा हिस्सा है 8 और 9। ठीक है जी, चल कल मिलते हैं इंशाल्लाह।